हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का वेलकम है। तो इसमें मैं आप सभी को KVS PGT जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। आपको पता है कि 71 से 150 तक जियोग्राफी का क्वेश्चन रहेगा एंड 70 तक में आपके जो भाग 1 के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, भाग 1 में आपका जैसे जो है वो इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है। भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और तार्किक आएगा, कंप्यूटर आएगा, शिक्षण विधियाँ आएगा। भाग 3 में आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये भाग 3 है। तो बिना आपका समय गवाए आपका स्टार्ट कराती हूँ। और अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं PGT ज्योग्राफी का तैयारी करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। तो जो ये ऑपिसोमीटर है, इसका प्रयोग जो होता है वो किस में होता है? ये देखिए, मानचित्र का जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी ज्ञात की जाती है ऑपिसोमीटर से। क्षेत्रफल मापन में प्लानियोमीटर का जो है, प्लानीमीटर का प्रयोग होता है क्षेत्रफल में। दिशा मापन में दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग होता है। दूरी मापने में ऑपिसोमीटर का प्रयोग होता है। प्रवणता मापन में क्लाइनोमीटर का प्रयोग होता है। यानी तो आपका आंसर क्या है? दूरी मापन। यानी ऑपिसोमीटर का प्रयोग जो है वो दूरी मापन में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 2। इसमें आपको मिलान करना है। ए होम्स, जेम्स हॉल, कोबर एंड स्टुचर्ट, और यहाँ उनकी संकल्पनाएं और उनसे रिलेटेड उनका दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, होम्स ने, ए होम्स, इन्होंने क्या किया था? भूसन्नति की संकल्पना दी थी या भूसन्नति के कारण बताए थे। तो ये जो आपके होम्स हैं, इन्होंने भूसन्नति के कारण बताए थे। यानी इसका ए का जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भूसन्नति का कारण बताए थे। जेम्स हॉल, इन्होंने भूसन्नति की संकल्पना दी थी। जेम्स हॉल ने भूसन्नति की संकल्पना दी। उसके बाद आपका जो कोबर है, कोबर ने क्या किया था? इन्होंने भूसन्नति भूसन्नति इतिहास की अवस्था, ठीक है, में इन्होंने बताया था भूसन्नति के इतिहास की अवस्था में। एंड स्टुचर्ट जो है, इन्होंने भूसन्नति का वर्गीकरण किया था। यानी क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है? 2-1, 2-1। तो देखिए, 2-1 तो सब में है, 4 भी सेम में है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए होम्स भूसन्नति का कारण, जेम्स हॉल भूसन्नति की संकल्पना, कोबर भूसन्नति इतिहास की अवस्था में, और स्टुचर्ट जो है भूसन्नति का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्रोन, कृत्रिम रबर, ओसाका पोत निर्माण, मैग्नी टोरगोस्क लोहा इस्पात, बाकू तेल शोधन। ठीक है, तो ओसाका जो है वो सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसे जापान का मानचेस्टर कहते हैं। ओसाका किसके लिए है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पोत निर्माण दिया है। यानी जो गलत है, सुमेलित नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन बी है। ये सुमेलित नहीं है। ओसाका का क्या होना चाहिए? सूती वस्त्र उद्योग। एक्रोन कृत्रिम रबर सही है। मैग्नीटोरगोस जो है लो इस्पात, ये भी सही है। और बाकू ये होगा तेल शोधन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा मैदान में, कोरोमंडल तट में, या तेलंगाना में। तो भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की जो संभावना है, इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है ना, ये क्या है? आर्कियन एवं धारवाड़ युगीन प्राचीन शैल निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं।
तो देखिए खनिज तेल जो क्या होता है, कहाँ पाया जाएगा, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में प्राप्त होते हैं। अतः न्यूनतम संभावना वाला क्षेत्र हमारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, क्योंकि यहाँ धारवाड़ युगीन प्राचीन शैल निर्मित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग फूटलूज है। कौन सा उद्योग फूटलूज है, कागज, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, लोह एवं इस्पात। तो फूटलूज किसको कहते हैं, फूटलूज और स्वच्छंद उद्योग उनको कहा जाता है जिसकी स्थापना से कच्चे माल का प्रभाव बहुत कम होता है। कच्चे माल का प्रभाव क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इसका क्या होगा, बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर जो स्थित पतन युग में कौन सा है, पहला देखिए ए में है काहिरा एवं अलेक्जेंड्रिया स्वेज, तथा काहिरा काहिरा तथा पोर्ट सईद या पोर्ट सईद या स्वेज। तो स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर, इसका निर्माण हमारा 1869 में शुरू हुआ, लेकिन यातायात के लिए ये 1969 में कब खोला गया था, 1969 ठीक में खोला गया। एक समय जब पूर्वी एशियाई देश ब्रिटेन के कब्जे में थे, तब इसको क्या गया था, लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था। इसकी लंबाई टोटल 162 किलोमीटर और चौड़ाई 60 to 65 मीटर, गहराई जो है 10 मीटर है, और इसमें 20,000 टन का क्या है, मालवाहक पार कर सकता है। ठीक है, तो इसका तो समझ में आएगी आपका, जब स्वेज नहर के, अब तो इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है, यानी पोर्ट सईद और स्वेज। ठीक है, क्योंकि बोला स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में पोर्ट सईद और स्वेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौमिकीय चक्र का भाग है, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलीय चक्र या नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र भौमिकीय चक्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है ये छोटी घासों से आच्छादित है, यहाँ विस्तृत चारागाह उपलब्ध होते हैं, शुष्कता के चलते यह फसलों उत्पादन हेतु अनुपयुक्त है, यह ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुभूमि के समान है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रेट प्लेन के बारे में जो सही नहीं है वो है सी। तो और सही क्या क्या सही नहीं है, शुष्कता के चलते यह फसलों उत्पादन हेतु अनुपयुक्त है, ये सही नहीं है। छोटी घासों से आच्छादित है, ये सही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बृहद मैदान है। ठीक है, और यहाँ विस्तृत चारागाह उपलब्ध हैं, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुभूमि के समान है, ये भी सही है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद मैदान में गेहूं की कृषि की जाती है, जबकि इसका विशालता एवं महाद्वीपीय स्थिति पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के समान है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक रोड रहा है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों का दोआब क्षेत्र है। 3 नंबर, मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या बोल रहा है, निम्न कथनों में अध्ययन कीजिए सही कूट, इसमें सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसमें जो सही कूट है वो क्या है, वो डी है, 1 और 2 सही है। यानी मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक रोड रहा है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों का दोआब क्षेत्र सही है, 3 नंबर में है। मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेसोपोटामिया ईरान नहीं बल्कि इराक का अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है, मेसोपोटामिया इराक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों का उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, सियोल। टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, सियोल। अच्छा, बीजिंग पहले दिया फिर मुंबई। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 80 का ए हो जाएगा। टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, उसके बाद सियोल होगा। टोक्यो में 2.68 करोड़। ठीक है,
टोक्यो में इतना है, मुंबई में 1.51 करोड़, बीजिंग में 1.24 करोड़ एंड सियोल में 1.16 करोड़। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का वर्तमान में जो आंसर है प्रेजेंट में ये कुछ और होगा, ठीक है। इसमें देखिए अभी जो है क्या है, संघाई, यहाँ सबसे ज़्यादा अभी नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। दो देख ही रहे हैं हम, 2 करोड़, 2,42,56,800 है। संघाई के बाद बीजिंग आता है, ठीक है, 2,15,00,000। उसके बाद आपका दिल्ली आ जाता है, ठीक है, 1,67,87,941। देन कराची, तियानजिन, इस्तांबुल, उसके बाद टोक्यो आएगा, ग्वांझो, लागोस, उसके बाद मुंबई, देन मास्को, शाओ पालो, शेंजेन, जकार्ता, लाहौर, सियोल, वुहान, किन्शासा, काहिरा, ढाका, मैक्सिको सिटी, लीमा, लंदन, न्यूयॉर्क शहर, बेंगलुरु, बैंकॉक, होची मिन शहर, डोंगुआन, ठीक है। तो ये आपका 29-30 तक में अभी प्रेजेंट का बताइए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में कौन सा एक भ्रंश डैश से संबंधित है? तो कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समपनती, हॉग बैक, नतीलम घाटी या ग्रावेन? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो देखिए भ्रंश की जो क्रिया होती है, पहले समझ लीजिए क्या है। भ्रंश की क्रिया के द्वारा जो उत्पन्न रिफ्ट घाटी या धरार घाटी जो है, ये क्या है, स्थलाकृति है, महत्वपूर्ण। तो ये किसी स्थल पर जब दो सामान्य भ्रंश किसी कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरफ मतलब पड़ते हैं कि उनके बीच का जो भाग होता है वो नीचे धंस जाता है, ठीक है। जो बीच का भाग होगा वो क्या होगा, नीचे धंस जाएगा, ठीक। और एक बेसिन घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम रिफ्ट घाटी या ग्रावेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक घाटी बन जाएगा, उसको हम रिफ्ट घाटी या क्या कहेंगे, ग्रावेन कहेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला कथन है पर्यावरण अपक्रमित हो रहा है, ठीक है। दूसरा कथन है जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। पर्यावरण अपक्रमित क्यों हो रहा है? कारण जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये तो सोचने की बिल्कुल भी इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए पर्यावरण अपक्रमित हो रहा है। तो देखिए ये सही है। वर्तमान शताब्दी में क्या है, जनसंख्या में आशातीत वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और इनकी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन में दोहरेपन आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमिलित कीजिए। नदी और बांध है, कोलोरेडो, दामोदर, नील और जेम्बेंजी, ठीक। और यहाँ बांध क्या दिया हुआ है, इसको सजाना है, किस पे, कौन सा, जैसे कोलोरेडो है, कोलोरेडो पे कौन सा बांध है, ठीक है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है, हूबर बांध है। तो कोलोरेडो पर हूबर बांध है। ये जो दामोदर है वो किसकी नदी है, भारत की है। तो भारत में दामोदर नदी पर पंचेत, ठीक है, पंचेत हिल, सॉरी यहाँ से होगा, दामोदर पर क्या है, पंचेत हिल है, दामोदर पर पंचेत हिल। मिस्र देश में नील नदी पर, नील नदी कहाँ है, मिस्र में है, इसमें आश्वन बांध है, वहाँ पे नील नदी पर आश्वन बांध बना हुआ है। और दक्षिणी अफ्रीकी में जेम्बेंजी नदी पर, जो ये जेम्बेंजी है वो दक्षिणी अफ्रीका का मतलब नदी है, और इस पर कौन सा बांध है, कैरीवा। तो इस पे कैरीवा बांध बनाया गया है, ये है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान क्या है, गेहूँ
तथा गन्ना के उत्पादन में, चावल तथा गेहूं के उत्पादन में। तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान गेहूं और गन्ना के उत्पादन में है। गेहूं और गन्ना इन दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। तो जो सिंगापुर द्वीप है वो किसके द्वारा अलग किया जा रहा है? इसका आंसर होगा बी, जोहोर जल संधि। जोहोर जलडमरू मध्य द्वारा सिंगापुर द्वीप मलय द्वीप से अलग हो रहा है। ठीक है, तो जोहोर जलडमरू मध्य या जल संधि द्वारा अलग हो रहा है। और ये जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, जो मलक्का है वो अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। सुंडा जल संधि है, देखिए सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और हिंद सागर इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और मुलुक्का जल संधि, मुलुक्का जो है, मुलुक्का जल संधि ये आर्कटिक सागर को करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन एशियान, भारत एशियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बाणसागर परियोजना स्थित है। ये बाणसागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? रिहन नदी, सोन नदी, कन्हर नदी या नर्मदा नदी? तो ये जो बाणसागर परियोजना है ये सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है और यह परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, और इसके बांध की लंबाई जो है वो 1020 मीटर है। ऐसे ये तो पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये मेन कौन से राज्य आता है? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एंथ्रोपोजोग्राफी एफ रेटचेल कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये एंथ्रोपोजोग्राफी एफ रेटचेल ने ही लिखा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ए देमांजो। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का बोला है क्या? ए देमांजो। ठीक, तो ये भी क्या है? सही है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ, ये ईसी सैम्पल ये भी सही है। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पी हैगेट, तो ये होगा सुमेलित नहीं है। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पी हैगेट, तो एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पी जे एम्ब्रोज ने लिखा है। किसने लिखा है? पी जे एम्ब्रोज। एम्ब्रोज होगा, यहाँ हैगेट दिया हुआ है। ठीक, बाकी तीनों सही है। निम्न में कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या हरित क्रांति? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया? तो राष्ट्रीय एटलस जो संस्थान है इसको किन्होंने किया था? एसपी चैटर्जी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एसपी चैटर्जी ने सन 1903 में, ठीक है, सन 1903 में इनका जन्म हुआ था। किनका? डॉक्टर एसपी चैटर्जी ने 1956 में राष्ट्रीय, अब इसमें ने कब किया था? तो इन्होंने 1956, ठीक है, 1956 में राष्ट्रीय एटलस संस्थान की स्थापना की थी। और ये 1937 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल विभागाध्यक्ष थे तथा ऑनर्स कोर्स के प्रणेता भी थे। तो ये 1956 में इन्होंने किया था, डॉक्टर जो हम लोग अभी एटलस पढ़ते हैं, एसपी चैटर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है। ये जो बॉक्साइट है ये कहाँ मिलता है? तो बॉक्साइट जो है ये असम में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट विस्तृत रूप में कहाँ मिलता है?
मध्य प्रदेश में। देखिए बॉक्साइट उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान क्या है, प्रथम है। बॉक्साइट में बिहार जो है वो 30% है, जबकि प्रश्न के अनुसार मध्य प्रदेश होगा जो कुल उत्पादन का 25%, ठीक है, करता है। जबलपुर कटनी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर और कटनी ये मध्य प्रदेश में है और यह कुल मध्य प्रदेश के उत्पादन का 95% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित होता है। ठीक है, वेबर के अनुसार क्या होगा, पहला है परिणाम संबंधी अर्थमिति से, सरकारी नीति से, परिवहन मूल्य से या श्रम मूल्य से। तो आप सभी को ये पता ही होगा वेबर का जो है वो किससे है, सी, परिवहन मूल्य से। वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थान मुख्यतः दो प्रादेशिक कारक, परिवहन मूल्य और श्रम मूल्य, ठीक है, परिवहन मूल्य एवं श्रम मूल्य एवं एक स्थानीयकरण एकत्रीकरण की संभावना प्रभावित करते हैं, यानी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। तो जो नहीं की गई है वो कौन सी नदी है, तो इसका ऑप्शन होगा गंगा एक्शन प्लान में दामोदर नदी को छोड़कर गोमती, कोशी, यमुना नदी सम्मिलित है। ठीक है, तो जो छोड़ा गया है वो क्या है, दामोदर। गंगा एक्शन प्लान में दामोदर नदी को छोड़कर सभी को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है, मतलब जो प्रवाह दिशा जो है वो मौसम में अगर परिवर्तन होता है तो वो जस्ट उलट जाता है। सोमाली धारा, कनारी धारा, गिन्नी धारा या पेरू धारा। तो देखिए क्या है, जो सोमाली, कनारी एवं गिन्नी धाराएं ये गर्म धाराएं हैं। सोमाली, गिन्नी, सोमाली, कनारी और गिन्नी, ये वाला सोमाली, कनारी और गिन्नी, ये तीनों धाराएं क्या हैं, गर्म धाराएं हैं। पेरू धारा जो है ये शीतल धारा है। क्या है, शीत धारा है, जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर एल नीनो गर्म धारा को जन्म देती है और इसका तापमान 14 डिग्री F होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, पेरू धारा होगा। नेक्स्ट है डेटम रेखा है। डेटम रेखा क्या है, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहाँ से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डेटम रेखा जो है, भारत चीन रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो 0 देशांतर से गुजरती है उसको क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा। और वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह 180 डिग्री देशांतर के समानांतर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। कलकत्ता का जो अक्षांश है 80 डिग्री 35 मिनट में सूर्योदय का समय 6:15 प्राप्त है, तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा, यानी मुंबई का ये आपका अक्षांश दिया हुआ है 72 डिग्री 50 मिनट। तो इसका हमको क्या बताना है, क्या टाइमिंग होगा। तो इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6:46, 6:46 प्रातः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है।
जापान, जर्मनी, कनाडा और भारत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत। अब ये OECD के सदस्य कौन कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, टर्की, UK, USA, ये सभी उसके देश है। जो सदस्य देश नहीं है वो कौन है? भारत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि अतिशय उच्च है। तो कितनी है? तो इसका जो है वृद्धि अतिशय उच्च कहाँ पे है? केन्या में है, भारत में, मलेशिया या चीन? तो इसका जो आंसर होगा ए, केन्या में। यानी 1990 to 95 के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार रही, जिससे केन्या में 3% था। ये जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ ये 1990 से 95 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार है। केन्या में 3% से अधिक, मलेशिया में 2% से 3%, भारत में 2 से 3% और चीन में 1 से 2%। ठीक है। 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में पूछा है तो इसका केन्या ही होगा। नेक्स्ट है, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जाम्बिया। ठीक है। जो जाम्बिया है ये विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली एवं निर्यातक जाम्बिया है। ठीक है। तो उत्पादक में आपका होगा चिली और निर्यातक में जाम्बिया। ट्रांस साइबेरियन रेलवे को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप है। तो सबसे अच्छा प्रक्षेप क्या है? मर्केटर प्रक्षेप, द्विमानक अक्षांश युक्त साधारण शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप या ध्रुवीय मध्य नैमोनिक प्रक्षेप। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप जो होगा वो होगा द्विमानक अक्षांश युक्त साधारण शंकु। ठीक है। जिसको सिंपल कॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल पर दिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो मानक दिया हुआ है प्रश्न में। 2 मानक अक्षांश प्रक्षेप दिए जाने के कारण इसका उत्तर हम लोग बी ही देंगे। लेकिन अगर इसके बदले आपको 1 मानक वाला अगर होगा तो वो वाला, आप जब दोनों में अगर वो ऑप्शन होगा तो उसको सेलेक्ट करना। सिंपल कॉनिकल विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन, सकल मृत्यु दर की वृद्धिमान प्रवृत्ति है। तो क्या है? अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में या ओशनिया में? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वहाँ पे क्या है? अस्वस्थकर जलवायु के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अफ्रीका में ही है। निम्न में से कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? पेडलकड़ा, पॉडजॉल, सोर्निज्म और लेमोनाइट्स। तो ये तो आपको ऑप्शन से पता चल गया। जो ऑप्शन डी है वो क्या है? लेमोनाइट्स। यह लोहा का एक अयस्क है। ठीक है। जिसमें लोहे की न्यूनतम मात्रा रखी जाती है। तो ये मिट्टी का, मृदा का नहीं है, लोहे का है। मृदा का कौन सा है? पेडलकड़ा, पॉडजॉल एंड चर्नोजेम, पेडजॉल भी बोलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कारण निर्वनीकरण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण है। ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। निर्वनीकरण से वायुमंडल में ताप वृद्धि कर दी जाती है, जिसे भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी निम्न जनसंख्या संसाधन अनुपात। ऑप्शन बी, उच्च प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात।
ऑप्शन सी निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात, डी में है निम्न प्रौद्योगिकी और निम्न जनसंख्या संसाधन अनुपात। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, निम्न प्रौद्योगिकी और उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। ठीक है। मिश्र अत्यंत सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप मूलतः कृषि कार्य है। यहाँ पर तकनीकी विकास अभी नहीं हुआ है, अतः यहाँ निम्न प्रौद्योगिकी तथा उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात पाया जाता है। ठीक है, यानी मिश्र के लिए यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? हल्का इंजीनियरिंग उद्योग, खनिज तेल शोधन, चीनी या जहाज निर्माण। ठीक, तो निम्न संसाधन आधारित उद्योग कौन सा है? तो होगा खनिज तेल शोधन। ठीक है, तो खनिज तेल शोधन जो है, देखिए मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन संज्ञा देते हैं। वस्तुतः तो कोयला, लोहा या पेट्रोलियम का जमाव मात्र स्वतः संसाधन नहीं है। उन्हें उत्खनित और उपयोग करने वाले कारकों, तत्वों, पूंजी बाजार, प्रविधि, ज्ञान, परिवहन के साधन के अनुकूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण एवं नीति आदि के संदर्भ में ही उनकी संसाधन नीतियाँ हैं। इस प्रकार खनिज तेल शोधन संसाधन आधारित उद्योग है। निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो किसने किया था? R.L. श्रीव, A.N. स्टॉलर, R.E. हर्टन या A.E. शीडगर। ठीक है, तो सरिता खंड विधि का प्रतिपादन जो किया वो कौन थे? ऑप्शन बी, A.N. स्टॉलर। ठीक है, सरिता श्रेणीकरण की विधियां में क्या क्या है? तो देखिए, पहला होता है हार्टन विधि, जो हार्टन ने दिया था, उनके नाम पे हार्टन विधि है। उसके बाद है सरिता खंड विधि। सरिता खंड विधि का हो गया स्टॉलर, A.N. स्टॉलर या स्टॉलर। और श्रीव विधि, श्रीव का जो है, श्रीव ऐसे लिखेंगे। ठीक है, श्रीव, तो श्रीव विधि का कौन होगा? श्रीव ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की संख्या से अधिक हो जाने की संभावना है। तो ये जो जनसंख्या अधिक हो जाएगी, ये कब हो जाएगी? तो वर्ष 2050 में, 2050 में। देखिए, सन 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने की संभावना है। ठीक है, भारत की जनसंख्या नीति में 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व की लक्ष्य रखा गया है। नीचे दिए गए रुको तथा जाइए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? रुको तथा, तो इसके जो होंगे वो कौन होंगे? ग्रिफिथ टेलर। रुको तथा जाइए निश्चयवाद के जन्मदाता ग्रिफिथ टेलर हैं। निम्न में कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? तो कौन सा शहर जो है स्थित है? तो इसका जो होगा वो होगा शिकागो, ओहियो, मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन, सेंट पॉल या एरिजोना प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? तो दजला और फरात के संगम पर जो स्थित है वो शहर वो क्या होगा? इसका होगा बसरा। बसरा जो है दजला और फरात के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है। कहाँ? बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में या नीदरलैंड में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीदरलैंड में। नहरों की जो लंबाई है वो नौगम्य नदियों से भी अधिक है। भारत में ग्रामीण, यानी नीदरलैंड में है। ठीक है, भारत में ग्रामीण अधिवासों में निम्न ज्यामितीय प्रतिरूपों में से कौन अधिक सामान्य है? चक्रीय, वृत्तीय, समानांतर या आयतीय? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आयतीय। भारत में ग्रामीण अधिवासों में आयतीय ज्यामितीय प्रतिरूपों में से
जो है आयतीय जो है सबसे अधिक सामान्य है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप से अभिप्राय क्या होता है, बाह्य ज्यामितीय आकृति से है जो किसी अधिवास के वसाव द्वारा निर्मित होती है या किसी क्षेत्र के अधिवास के द्वि-आयामी ज्यामितीय विन्यास से संबंधित है, जिस पर भौतिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। भारत के समतल क्षेत्रों जैसे आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप की प्रधानता पाई जाती है। खोखला आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप का निर्माण किसी टीला, झील, मंदिर, वीरान बस्ती के चतुर्दिक वसाव के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ये जो माता टीला है परियोजना, ये कहाँ है? सोन नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर या यमुना नदी पर? ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बेतवा नदी पर। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर है। कौन संयुक्त परियोजना है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। निम्न में से कौन सा बृहत मापक मानचित्र है? तो बृहत मापक मानचित्र एटलस के नक्शे, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र या खेतों का नक्शा। तो इसमें जो होगा स्थलाकृतिक मानचित्र, सी। स्थलाकृतिक मानचित्रों को यानी इंटरनेशनल प्रोजेक्शन पर कितना रहता है इसका अनुपात? 1:10। ठीक है, 1:10, 10 लाख, 10 लाख पर दिखाया जाता है। एक पे आपका 6 0 हो जाएगा। जो सबसे लघुत्तम होगा वैकल्पिक उत्तर के अनुसार। बृहत मापक परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। परिहिमानी का किसने किया था? तो परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन लोजिंस्की ने की थी। किसने की थी? लोजेंस्की ने। परिहिमानी लोजिंस्की या जिसको लुजिंस्की भी बोलते हैं, इन्होंने 1909 में किया था। ठीक है, 1909 में सबसे पहले लुजिंस्की ने परिहिमानी शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण क्या है? नहीं है। कौन नहीं है? तो इसका होगा अल्पेशियन उच्चभूमि, छोटा नागपुर पठार, सुंदरवन या मैकाल श्रेणी। तो होगा सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो नहीं है। ठीक है, देखिए जलीय अपर्दन चक्र में व्यवधान तथा नवोन्मेष के कारण एवं किसी प्रदेश में कई अपर्दन चक्रों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उस प्रदेश की स्थलाकृति में कई नवीन स्थल रूपों का निर्माण जटिलता आ जाती है। इस तरह के स्थलाकृति को बहुचक्रीय कहते हैं। इनमें प्रमुख स्थलाकृति क्या होता है? विसंगति घाटी के अंदर घाटी का बहुमंजिली घाटी, युगल वेदिकाएं, उत्थित संप्रदाय मैदान, अधःकर्तित विसर्प, नीक पॉइंट आदि है। इस प्रकार सुंदरवन का जो मैदान है भाग होने के कारण बहुचक्रीय भूदृश्य नहीं है। बाकी सभी अल्पेशियन उच्चभूमि, छोटा नागपुर का पठार और मैकाल श्रेणी, ये तीनों है। ठीक है, कौन सा एक बोला बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? तो छोटा नागपुर नहीं है, बाकी सभी क्या है। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना प्रेरीज, स्टेपी सवाना, सवाना कंपोस्ट डाउन्स। तो कौन सा वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सवाना का कंपोज होगा। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीकृत राज्यों का सही आरोही क्रम बताइए। तो इसमें देखिए सही आरोही क्रम में पहले क्या होना चाहिए? नगरीकृत राज्यों का पूछा है तो ऑप्शन होगा डी। 2001 के अनुसार भारत के नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम बिहार, ठीक है, बिहार का 10.47%, सिक्किम का कितना था? 10.47 बिहार का था। उसके बाद क्या होगा? आरोही क्रम में बोला है तो बिहार के बाद आपका हो जाएगा सिक्किम। बिहार, सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका होगा असम,
असम के बाद उड़ीसा, ठीक है। ये आपका हो गया 10 पॉइंट, बिहार का 10.47, सिक्किम का 11.10, असम का 12.72% और उड़ीसा का 14.97%। ठीक, तो आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो निम्नलिखित राज्यों का बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा, और अगर अवरोही होता तो क्या होगा, उड़ीसा, असम, सिक्किम, उसके बाद होगा बिहार, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, ये आपका हो गया, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में 60,000 है। भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमालय, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 9.97% है, हिमाचल प्रदेश। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था, पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने विस्तारित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टांसले, ठीक है। टांसले ने 1935 में, यानी 1935 में एजी टांसले ने इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, घाटशिला प्रसिद्ध है। ये जो घाटशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए, या कोयला के लिए। तो घाटशिला जो प्रसिद्ध है वो होगा तांबा के लिए, ठीक है। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। झारखंड प्रदेश में स्थित भूमि जो है, छोटा नागपुर, हजारीबाग तांबा के प्रमुख क्षेत्र है। सिंहभूम क्षेत्र से राज्य का अधिकांश तांबा प्राप्त होता है। यह 130 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पेटी में मेसाबानी, घाटशिला और घोबसी की खानें स्थित है। डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक तट का वह भाग है जो अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में। डॉल्फिन पठान मध्य अटलांटिक तट का वह भाग है जो अवस्थित है विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के दक्षिण में चैलेंजर कटक, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉसमन कटक, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच कौन सा है, टेलीग्राम पठार, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के दक्षिण में, उत्तर में और दक्षिण में चैलेंजर कटक, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच कौन सा है, विविल टॉमसन, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉमसन कटक, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में टेलीग्राम पठार। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है, दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है, सूडान, मानसूनी सुदृश्य, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय सुदृश्य, या विषुवत रेखीय प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मानसूनी सदृश्य। प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है। दक्षिणी दोलन क्या है, दक्षिणी दोलन या मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। इनका पता सर्वप्रथम वाकर महोदय, इन्होंने किया था, वाकर, ठीक है, वाकर महोदय ने 1908 में लगाया। इस संकल्पना के अनुसार प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में उच्च दाब होता है, हिंद महासागर में निम्न वायुदाब पाया जाता है, इसका विपरीत भी सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है, ठीक है, कौन सा भिन्न है, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या वाराणसी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आगरा। आगरा कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर
अन्य 3 से भिन्न है। आगरा के अतिरिक्त शेष सभी क्या है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, ये क्या है, महानगर हैं। तो लर्नर्स, आपको पता है कि इसमें जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि 70 से 150 तक जो है आपका जो पेपर है पीजीटी ज्योग्राफी का, उसके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मैंने 123 क्वेश्चन आपको करवा दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 150 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबा देना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो का आपके पास लिंक जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उसको वॉच कर पाइएगा और प्रैक्टिस कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपका सभी है, सिर्फ एक बार सुनने की आपको ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी आपके स्टडी में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।